कि क्वेश्चन हो और वही बेवड़ा हूं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो दूसरी ट्रेडिशन की तरफ मुड़ते हैं अभी। ट्रेडिशन ये कहती है फॉर आवर ग्रुप पर्पस देयर इज बट वन अल्टीमेट अथॉरिटी, अ लविंग गॉड, and he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants, they do not govern. तो ये तेलुगु में कैसा है? So दोस्तों, conscience, conscience ऐसा स्पेलिंग है, इसका मतलब क्या? तो तक करना के हमारा जो मन है, मैं जब पैदा हुआ तो एक जानवर बन के पैदा हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप ने, गुरुजनों ने, समाज ने मेरे अंदर एक वैल्यू सिस्टम डाला कि ये दुनिया में रहने का है तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम लोग लूजली मॉरल्स और एथिक्स ऐसा कहते हैं। ये हमें सिखाया जाता है और एक आदमी करके जीने के लिए हमें तैयार किया जाता है। उम्र के लगभग 8-9 साल तक हमारे अंदर यह वैल्यू सिस्टम जो है वो पूरा फिट किया जाता है, प्रोग्राम हमारे अंदर बिठाया जाता है, क्योंकि ये उम्र तक हमें अभी तक हमारी सेंसरी प्लेजर्स का पता नहीं चला होता है। अभी 8वीं-9वीं उम्र के बाद में हमें सेंसेस का पता चलने लगता है। हमें दूसरे लड़की को टच किया तो कुछ अलग फील होता है, उसके पहले कुछ मालूम नहीं रहता, लड़के लड़कियां सब सेम ही रहते हैं। उसके बाद में सिगरेट पीने का दिल करने लगता है, ये बड़े लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्राई करना चाहिए, ये बियर ट्राई करनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि घर वालों ने जो मुझे कंट्रोल में रखा है, इसमें से बाहर निकल के मेरे को कुछ ना कुछ अनुभव लेना पड़ेगा। इसी उम्र में मैं अपने दोस्त चूज करने लगता हूँ। अभी तक खाली जो माँ बाप ने जो अलाउ किए वही दोस्त थे। अभी स्कूल में जाने के बाद में मेरे पहचान के, मेरे टाइप के दोस्त मैं चुनने लगता हूँ और यहाँ पर मेरा माइंड डेवलप होने लगता है। यानी मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मुझे ये आदमी पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये लड़की पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये खाना पसंद है, ये नहीं है, ये स्मेल पसंद है, ये नहीं है। ये मेरे चॉइसेस अभी डेवलप होने लगते हैं बिकॉज ऑफ माई सेंसेस। सेंसरी परसेप्शन मेरा इंप्रूव होने लगता है और मेरा मन, यानी मेरा एक मुझे क्या बनता अच्छा लगता है, ये एक यूनिक पर्सनैलिटी तैयार होने लगती है। तो अभी लगभग उम्र के 12-13 साल तक मेरा सेंसेस भी डेवलप हो चुका है और कॉन्शियस मेरे मन में पहले से डाला हुआ है, एथिक्स जो है वो पहले से डाला हुआ है। अब ये दोनों के बीच में क्लैश होने लगता है। अब 13-14 साल का मैं हूं, मुझे सिगरेट ट्राई करनी है। मेरा कॉन्शियंस यानी सत विवेक बुद्धि बोलती है, कुशन सिगरेट पीना गलत है। तेरे को गुरुजनों ने, शिक्षकों ने, सभी ने बोला है सिगरेट पीना गलत है, लेकिन माइंड बोलता है ट्राई करके देख। सब लोग पीते हैं, तेरे फादर पीते हैं, तेरे चाचा पीते हैं, तेरे गुरु पीते हैं, तेरे दोस्त पीते हैं, फिल्म स्टार पीते हैं, तूने ट्राई करना चाहिए। तो कॉन्शियस बोल रहा है मत कर, इसके ऊपर लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, लेकिन माइंड बोलता है एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और मैं मन का सुन के एक्सपीरियंस लेता हूं और वो एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो वो बार बार लेना शुरू करता हूं। एवरी टाइम मैं रिपीट करता हूं वो एक्सपीरियंस। एवरी टाइम अंदर का कॉन्शियस है जो सत्संग विवेक बुद्धि बोलता है, कुशन देख तो अभी सिगरेट को एडिक्ट होने वाला है, कुशन तो मत ले, कुशन तेरा हालत बेकार हो जाएगा, तू थिएटर में जा, उधर वो ऐड दिखते हैं, गंदे गंदे पिक्चर दिखते हैं, तेरे को वैसा थोड़ी होने का है। एवरी टाइम मेरा सत्संग विवेक बुद्धि रोकने का प्रयास करता है। एवरी टाइम मेरा मन बोलता है लेकिन यार मजा आता है। मैं इसको जानता हूँ 40 साल से सिगरेट पी रहा है, कुछ नहीं हुआ। इसको जानता हूँ 25 साल से तंबाकू खा रहा है, कुछ नहीं हुआ। इसको जानता हूँ 20 साल से मावा खा रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ।
तो मैं भी तो 20 साल सेफली खा ही सकता हूं। तो मन जो है ये कॉम्प्रोमाइज करता है और सत्सद विवेक बुद्धि की आवाज को दबा देता है और मुझे जो चाहिए वो करने लगता है। मुझे अभी का भी रिजल्ट चाहिए, अभी का भी आइसक्रीम खाया, अभी का भी अच्छा लगा, मजा आ गया। वैसे चोरी करने पड़े होंगे वो प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट वॉज मोर इंपॉर्टेंट। मुझे अभी का भी सिगरेट पीने का है, छुप के पीना पड़ेगा, गांव के बाहर जाके पीना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन अनुभव अभी का भी चाहिए, अभी का भी शराब चाहिए, अभी का भी लड़की चाहिए। ये सेंसरी प्लेजर्स टेक ओवर और धीरे 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 वो सत्सद विवेक बुद्धि का आवाज जो है वो मैं दबाने लगता हूं। लेकिन वो आवाज चला जाता है क्या? नहीं, इट इज वेरी मच देयर। हर टाइम पे कोई भी गलत चीज करने को निकलूं तो वो आवाज पीछे से बोलता है, रुक जा पुशन, गलत हो रहा है। ओके, सो साइकियाट्रिस्ट की भाषा में अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो कार्ल युंग, आप सब लोगों ने नाम सुना है। कौन है कार्ल युंग? कहां के साइकियाट्रिस्ट? स्वीडिश। क्या उनका कंट्रीब्यूशन है आपने किए ए में? ए में कार्ल युंग का कोई कंट्रीब्यूशन है? हाँ, तो क्या कंट्रीब्यूशन है? एमजीआर हमारा उधर से बताने वाला है। करेक्ट। सो ए की जो एक्टिविटी है ये बिल डब्ल्यू डिस्क्राइब करता है, एक श्रृंखला है, अलग अलग कड़ियों से इतिहास बना हुआ है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। उसकी पहली श्रृंखला थी रोलैंड एच मदद मांगने के लिए स्विट्जरलैंड में कार्ल युंग के पास गए थे ट्रीटमेंट लेने के लिए, और फिर कार्ल युंग ने उनको ट्रीटमेंट करने के बाद में एक दिन बोल दिया, भाई साइकेट्री में जो भी करने जैसा था सब करके हो गया, इसके आगे कुछ मैं इलाज कर नहीं सकता हूं, तो तू जा और कुछ तेरे को साक्षात्कार होगा तो ही तो बच सकता है। अरे बोला साक्षात्कार किधर जाके ढूंढूंगा? वो बोले जा। तो मेरे पढ़ने में एक किताब आई है, वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस बाय विलियम जेम्स। ये किताब जो है वो तो उसमें देखा है कि ऐसे तेरे जैसे शराबी है, उनके जीवन में आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी तो वो ठीक हो जाते हैं। तो जा और आध्यात्मिक जागृति ढूंढ। कहा ये रोलैंड एच परेशान, ढूंढते ढूंढते अलग अलग चर्चेस में यहां वहां जाते, फाइनली न्यूयॉर्क के एपिस्कोपल चर्च में जाके वहां पर बैठ गया, और वहां पर ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स चलते थे। ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स में हमारे जैसा ही संगठन, लोग एक दूसरे की समस्याएं बोलते थे और उनको ठीक लगता था। मेरी बीवी ऐसा करके वैसा करके सुनती नहीं है, मेरे को डिवोर्स लेने जैसा लगता है, मैं फंसा हूं, ठीक है, सब लोग तालियां बोलते थे। तो मेरी बेटी शादी नहीं कर रही, जो भी समस्या तुम्हारी है वो बोल दो, और लोग बोल के हल्का होते थे और उनको अच्छा लगता था। वहां पर जाके रोलैंड एच की दारू बंद हो गई, और उसका एक भाग था कि वो दूसरे को संदेशा देने का रहता है, वो देगा। उसने एबीटी को दिया, एबीटी ने बिल डब्ल्यू को दिया, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हो गई। ये सब होने के बाद में बिल डब्ल्यू ने एक दफा कार्ल यंग को लेटर लिखा कि थैंक यू, आपने ये जो किया उसके वजह से आज हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस बनी। तो कार्ल यंग जो थे उन्होंने कहा कि भाई हर एक शराबी के मन में शराब के प्रति जो रिश्ता है, एक भक्त का उसके भगवान के साथ जैसा रिश्ता होता है, उस प्रकार का रिलेशनशिप होता है। और अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे जीवन में कुछ तो भी ऐसा आध्यात्मिक कोई पर्पस नहीं मिले, कुछ ना कुछ ऐसा भव्य दिव्य नहीं हो, तब तक तुम रखड़ते रहोगे। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना। एक साइड इंफॉर्मेशन करके बता देता हूं, वही पीरियड में एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। इनका नाम सुना होगा आपने। तो सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो भगवान में नहीं मानते थे। उनका कहना था कि भगवान ये संकल्पना
जो डरे हुए लोग हैं वो अपने मन को बहलाने के लिए लाया हुआ एक संकल्पना है, बाकी कोई भगवान होता नहीं है। तो ये जो दोनों साइकेट्रिस्ट थे, उनके दोनों के विचारों में का प्रमुख डिफरेंस था, एक मानता था, श्रद्धा थी, और एक नहीं मानता था। ओके, सो ये बैकग्राउंड किस लिए? क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने भी यही संकल्पना डिफरेंट तरीके से पेश करने का कोशिश किया। आपको जो साइकेट्री का थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई है तो जानते होंगे कि ही टॉक्स अबाउट आइड, ईगो एंड सुपर ईगो। वो भी यही बात करते हैं, आइड यानी जानवर, ईगो यानी मन, और सुपर ईगो यानी ये दोनों को बैलेंस करने वाला, जो हमें समाज में रहने के लिए सत विवेक बुद्धि को लेकर चलने वाला जो है, वो कंट्रोलर जो हमारे सबके बीच में है, उसे उसने सुपर ईगो कहा। ओके, सो पॉइंट इज कॉन्शियंस मेरे बारे में शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं एडिक्ट हूं। मेरे सामने अगर शराब रखी है, मेरा अंदर का सत विवेक बुद्धि बोल रहा है कुशन मत पी, ये पीने से तेरा घर बर्बाद हो रहा है, तेरा करियर बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, शरीर बर्बाद हो रहा है, मत पी। ये मेरा सत विवेक बुद्धि हमेशा बोलता था, लेकिन मेरा माइंड बोलता था कुशन आज पी ले, कल से बंद कर ले। माइंड को इमीडिएट रिलीफ चाहिए था, इमीडिएट सेंसेस चाहिए था, बराबर। तो मेरे लिए ये काम नहीं किया। मेरा मार मार के सत विवेक बुद्धि को मैंने इतना भ्रष्ट कर दिया था कि बाद में मैं मर रहा था, फिर भी मेरी सत विवेक बुद्धि मुझे धक्का नहीं दे रही थी, प्रेशर नहीं कर रही थी, धुंधला गई थी। लेकिन सपोज श्रीनिवास ये एक नया मेंबर है, इधर गुंटूर का नया मेंबर है, और मैं 33 साल की सोबराइटी लेके आज गुंटूर में आया हूं, और श्रीनिवास को बोलता हूं, श्रीनिवास तेरे को गुंटूर में नए अड्डे मालूम होंगे, नए शराब के ब्रांड मालूम होंगे, मैं आज बहुत डिप्रेस्ड हूं, मेरे को दारू चाहिए, पिलाना। तो श्रीनिवास मुझे पीने देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा अरे यार मैं इतना पिट चुका हूं, इतना बर्बाद हो चुका हूं, और इसके लिए यहां आया हूं मदद मांगने को। तू 33 साल से शराब से दूर है, तू पीना चाहते है, पगला गए क्या? मैं नहीं लेके जाऊंगा तेरे को। इसका मतलब जो कॉन्शियंस उसके खुद के लिए काम नहीं करता है, वो मेरे लिए वो काम करता है। दूसरे को एडवाइस देने के लिए मेरी सत विवेक बुद्धि अच्छा काम करती है, लेकिन खुद के मन के सामने वो कमजोर पड़ जाती है। ओके, सो अगर एए में क्या सही है और क्या सही नहीं है, इस विषय में अगर मेरे को मेरी सत विवेक बुद्धि इस्तेमाल करनी होगी तो वो काम करेगी। भले वो मेरे लिए खुद के जिंदगी में काम नहीं करती है, लेकिन एए में सही क्या करना चाहिए इसके लिए वो काम करेगी। सिमिलरली लकी की भी करेगी, सुरेश की भी करेगी, श्रीनी की भी करेगी, और ये सभी की सत विवेक बुद्धि जब एक दूसरे के साथ मैच होती है, इसे कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस, यानी सामुदायिक सत विवेक बुद्धि। BW कहता है लविंग गॉड, अभी ईश्वर, इसकी संकल्पना अलग, इसकी अलग, मेरी अलग, ये एथिस्ट, हर एक की संकल्पना अलग। तो अगर मैं कोई एक रिलीजन के साथ में जोड़ दूंगा तो लफड़ा होगा, कोई एक ईश्वर के साथ जोड़ दूंगा तो लफड़ा होगा। लेकिन ये हर व्यक्ति की सत विवेक बुद्धि जब एक साथ आएगी और वो सभी की सत विवेक बुद्धि का जो कलेक्टिव कॉन्शियस की जो ताकत बनेगी, वो गलत जा ही नहीं सकती है, क्योंकि समाज के सभी अच्छे संस्कारों के तत्वों से बनी हुई ये कलेक्टिव कॉन्शियस है। ये गलत जा सकती है क्या? नहीं। और जो गलत नहीं जा सकती है वही ईश्वर का आवाज हम लोग मान सकते हैं। इसीलिए भगवान हमें कभी प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं देगा, लेकिन हमारी सामुदायिक सत विवेक बुद्धि से वो हमारे लिए
दिशा जरूर दिखा सकता है, हमारे लिए वो व्यक्त हो सकता है, प्रकट हो सकता है थ्रू ग्रुप कॉन्शियस। ओके श्रीनिवास, दिस इज अ बिग चैलेंज। वंडरफुल। मेरे नंबर 28-29 में बिल डब्ल्यू कहता है द ग्रुप कॉन्शियस इज द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द ग्रुप मेंबरशिप and thus represents substantial unanimity on an issue before definitive action is taken। यानी कि हमने अभी कलेक्टिव कॉन्शियस की बात की, हम सब लोग मिलके अपने सत विवेक बुद्धि से जो निर्णय लेंगे, ये निर्णय की वजह से ज्यादातर लोगों को, सब्सटैंशियल यूनिटी, ज्यादातर लोगों को जो मंजूर है, ज्यादातर लोगों की सत विवेक बुद्धि को जो एक्सेप्टेबल है, ये हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहेगा। कोई भी निर्णय लेने के लिए ये प्रोसेस रहेगा। अभी देखो यहां ट्रिक कैसे है। अगर बिजनेस मीटिंग में खाली श्रीनिवास और सुरेश दो ही जन है और बाकी सब पिक्चर देखने गए हुए हैं, तो जो भी निर्णय ये लेंगे वो निर्णय होगा। लेकिन ये कलेक्टिव कॉन्शियस का निर्णय है क्या? नहीं, ये खाली दो लोगों के सेटिंग का निर्णय हो जाएगा। तो यहां पर कॉन्शियस काम नहीं करेगा, ओपिनियन काम करेगा। इन दोनों का ओपिनियन काम करेगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा 40 लोगों का ग्रुप अगर बिजनेस मीटिंग में हाजिर है, तो हर एक की सत विवेक बुद्धि जब एक समस्या के ऊपर विचार करेगी, तो जो निर्णय आएगा वो कलेक्टिव कॉन्शियस में से निर्णय आएगा। सो दैट इसी की वजह से जब ग्रुप कॉन्शियस मीटिंग होती है, तो आपकी सोबराइटी कितनी है ये कोई देखता नहीं है कि इसकी 30 साल की सोबराइटी है तो उसको 10 वोट्स, और इसकी 6 महीने की सोबराइटी है तो उसको 1 वोट। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉन्शियस, सत विवेक बुद्धि हर एक में जिंदा है। वो भले 1 महीना सोबर है या 100 साल सोबर है, हर एक में सत विवेक बुद्धि जिंदा है। और जो निर्णय होगा वो कलेक्टिव कॉन्शियस, सबके अंदर की सत विवेक बुद्धि से होगा। आपकी सोबराइटी, आपका ए एक्सपीरियंस, आपने कितने किताब पढ़े ए के, ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर जो एथिक्स और मॉरल सेटिंग जो है वो सभी को, मेजॉरिटी लोगों को मान्य हो, ऐसा ही निर्णय ये ईश्वर की इच्छा करके माना गया है। सो जो 1 दिन सोबर है और एक 20 साल सोबर है, दोनों एक ही ग्रुप मीटिंग में बैठे हुए हैं और दोनों का कॉन्शियस निर्णय लेने के लिए लेना है, तो वो दोनों की जो सत विवेक बुद्धि है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो देनी चाहिए। विषय क्या है वही मालूम नहीं होगा तो सत विवेक बुद्धि काम कैसे करेगी? इसके लिए बिल कहता है कि पूरी इंफॉर्मेशन, दिस इज अचीव्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स थ्रू द शेयरिंग ऑफ फुल इंफॉर्मेशन। कोई भी जो निर्णय लेना है उसका पूरा बैकग्राउंड पहले शेयर करो। इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू, अलग अलग लोगों का मत क्या है वो व्यक्त करो। एंड द प्रैक्टिस ऑफ AA प्रिंसिपल्स, AA में क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है, AA के ट्रेडिशन में क्या बैठता है नहीं बैठता है, उसको भी व्यक्त करो। To be fully informed requires a willingness to listen to minority opinions with open mind। यानी कि इसके बावजूद जब सब लोगों का मत बनेगा और कुछ लोग विरोध में होंगे, तो ये जो विरोध में रहने वाले वो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अनुभव लिया है। ये हमारे ओल्ड टाइमर्स होते हैं जिनको मालूम है कि लार्जली सब लोग अभी एंथुसियाज्म में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन AA का इतिहास, हमारे अनुभव बताते हैं कि ऐसे प्लान्स कभी कभी फेल भी होते हैं।
वो लोग अपोज करते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनको भी जो कहना है वो भी सुन लो। तो ये चार चीज उस जो निर्णय लेने का है उसका पूरा कंटेंट क्या है, बैकग्राउंड क्या है वो समझ लो। ए ट्रेडिशन में वो बैठता है कि नहीं वो समझ लो। हर एक व्यक्ति को बोलने का अपॉर्चुनिटी दे दो और जो विरोध कर रहा है उसे खास गौर से सुनो और ये सुनने के बाद अपनी सत विवेक बुद्धि से निर्णय लो। ऑन सेंसिटिव इश्यूज द ग्रुप्स वर्क स्लोली, डिस्करेजिंग फॉर्मल मोशंस until a clear sense of its collective view emerges। जहां पर भी एए की यूनिटी को धोखा पहुंचने की संभावना है, जैसे ट्रेडिशन वर्कशॉप करने का कि नहीं, 52% लोग बोल रहे करने का, 48% बोलते हैं बोरिंग है यार नहीं करने का। अभी अगर हम बोले सिंपल मेजोरिटी से 52% बोलते करने का तो करने का नहीं। डिबेट करते रहो, डिस्कशन करते रहो, जब तक सब्सटैंशियल यूनिटी कम से कम 75-80 लोग नहीं बोलते कि इसे करो तब तक मत करो। भाई करोगे तो 52 लोग को खुश करने के चक्कर में 48 लोगों को ना खुश कर दोगे और यूनिटी को धोखा होगा। तो आराम से, हमें एए में किसी भी चीज की घाई नहीं है, आराम से शांतता से हर विषय को चर्चा करते हुए फिर यह निर्णय लेना है। प्लेसिंग प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटीज। ये निर्णय लेते समय क्या ये हमारे फेलोशिप की जरूरत है कि खाली श्रीनिवास की जरूरत है, इसका भी विचार करो। अगर खाली श्रीनिवास यहाँ का लीडर सबको प्रमोट कर नहीं करना है करना है करना है, नहीं, ये फेलोशिप की जरूरत है क्या, इसका भी अंदाजा ले लो। It's a voice is heard when a well-informed group arrives at a decision. So ये सब जब लेके जब निर्णय होता है, so the result rests on more than a yes or no count, precisely because it is the spiritual expression of the group conscience. The term informed group conscience implies that pertinent information has been studied and all views have been heard. ये सब करके जब ही आप किसी निर्णय पे पहुंचते हो तो ये खाली हाँ और ना का मामला नहीं होता, ये एक स्पिरिचुअल डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया होती है। आप सभी को अनुभव होगा कि ये जो हुआ ये शायद किसी के भी एक के दिमाग में नहीं था, लेकिन सब ये मंथन होने के बाद में जो ऊपर आया ये अमृत है और यही ईश्वर की हमारे समूह के लिए इच्छा है। ऊपर इतना टाइम क्यों ले रहा है भूषण? एक चीज कलेक्टिव कॉन्शियस समझ में आया यार, उसमें इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? इसका कारण है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो पूरा सर्विस स्ट्रक्चर है, विश्वव्यापी सर्विस स्ट्रक्चर है, उसका उगम, उसकी जननी, उसकी मां ट्रेडिशन 2 को माना जाता है। सो BW एक स्टोरी के जरिए बताते हैं एए की शुरुआत कैसे होती है। तो वो एक एग्जांपल देते हैं कि मिडिल टाउन नाम का एक था कोई गांव, वहां पर कोई तो भी बाहर और पहली इलेक्शन में शायद मैं ही दोबारा इलेक्ट होके आ जाऊंगा, लेकिन अब एक फर्क पड़ा। अब ये जो इलेक्शन हुई वो सिर्फ 1 साल के लिए हुई है, तो मेरे को जो मिला हुआ अधिकार है वो सिर्फ 1 साल का अधिकार है। बहुत जल्दी वो 1 साल खत्म हो जाएगा और नई टीम आएगी। अब जब नई टीम आएगी और ये नए नए कलाकार आके यहाँ पर मीटिंग चलाना चालू करेंगे, तो मैं श्रीनिवास को बोलता हूँ यार ये इडियट ये क्या मीटिंग चलाएगा, इनको कोई अक्ल है क्या, ये तो सबको डुबाएगा। और फिर हम दोनों पॉलिटिक्स करने लगते हैं, हम इसको कैसे गलत है ये प्रूव करने का प्रयास करने लगते हैं। इसके डिसीजन गलत, इसने प्रोग्राम नहीं लिया है, इसने बुक नहीं पढ़ा है, इसने ये नहीं किया है, ऐसी सब चीजें हम लोग बोलने लगते हैं और हमारी चिड़चिड़ होने लगती है। हम लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं। ऐसे लोगों को हमारे कार्यक्रम में, हमारे लिटरेचर में एक शब्द दिया है, वो शब्द है
पॉलिटिको। ये पॉलिटिको इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स प्लानिंग, प्लॉटिंग, लेकिन मेरे सभी प्रयास फेल होने लगते हैं। और क्योंकि ये जो नए आए हुए हैं उनको कोई सिखाना नहीं है, उनको कोई कंट्रोल नहीं है, उनको ये तो कमिटी है, उनको जितना काम दिया है उतना काम करना है। अब ये अपना अपना काम करने लगते हैं और हम सब अकेले पड़ गए। हम ऐसी अवस्था में दो परिणाम होते हैं। एक, हम ये ग्रुप से टूट के नया ग्रुप बना डालेंगे, क्योंकि अभी हमारी किसी को हिम्मत ही नहीं है यहाँ पर। तो एक तो हम लोग नया ग्रुप बना डालेंगे, या तो फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट होके झगड़े वगड़े करके ए से दूर चले जाएंगे। BW कहता है कई बार ऐसे हमारे पुराने सदस्य दारू भी पी गए, यानी ए में सोबरिटी के लिए आने के चक्कर में वो एक्चुअली दारू भी पी के गए। ऐसे भी अवस्था आती है। लेकिन धीरे 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 ये लोग भी अनुभव से सीख लेते हैं कि बस अभी ये बदल गई है, क्योंकि अगले साल 2 साल के बाद ये कमेटी के बाद में ये कमेटी, ये कमेटी के बाद में ये कमेटी, एक का रूप ही बदल गया है, एक का काम करने का ढंग ही बदल गया है। ये स्वीकार कर देते हैं और शांति से पीछे बैठ के जो भी चल रहा है उसको सहकार्य करने लगते हैं। ये जो नाराज लोग जो है, इनको क्या संकल्पना दी है? ब्लीडिंग डिकॉन्स, यानी अस्वस्थ आत्मा, बेचैन, अपने हाथ से पावर चली गई है, इनको सहन नहीं होता है, ये ब्लीडिंग डिकॉन्स। और बाद में जाके ये सयाने जब भी बन जाते हैं और पीछे बैठ के मार्गदर्शन शांति से करने लगते हैं, इनको कहा है एल्डर स्टेट्समैन। तो ये पहले इतना तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब देखो कितना खूबसूरत पॉइंट बताया है कि एक की शुरुआत कहीं करनी हो तो वहां कमेटी काम नहीं करती है, वहां पर इंडिविजुअल लीडरशिप की आवश्यकता रहती है, वहां नेचुरल लीडर्स चाहिए होते हैं। लेकिन एक दफा ए की स्थापना होने के बाद में उसको चलाते रहना और लंबे समय तक टिकाने के लिए कमिटी की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर एक डिक्टेटर, डोमिनेटर नहीं चाहिए। वहां पर समूह की सतसत विवेक बुद्धि से आए हुए निर्णय को सिर्फ सेवा भाव से इंप्लीमेंट करने वाले लोगों की जरूरत होती है। अब ये जो कमिटी आई हुई है 4 जनों की, ये कमिटी अधिकार के लिए आई नहीं है, ये कमिटी आई है सेवा देने के लिए। और ये सेवा कौन सी देती है? जो ग्रुप उनसे मांगता है वही सेवा देती है। तो ये कभी अथॉरिटेटिव या डिक्टेटर बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी टर्म भी लिमिटेड है। जो नेचुरल लीडर है वो वंस स्पॉन्सर ऑलवेज अ स्पॉन्सर। जिसने ए का जो फाउंडर मेंबर है, पायनियर मेंबर है, वो कल 60 साल की सोबरिटी हो गया तो भी वो फाउंडर ही मेंबर रहेगा, उसकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है। लेकिन ए चलाते रहने का, बदलते रहने का, सत विवेक बुद्धि पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो तभी होगी जब इस समूहों में कमिटी सिस्टम और सत विवेक बुद्धि यानी ग्रुप कॉन्शियस का रूल हो, तो ही ए जाके संयम में और संतुलन में काम कर सके। एक सदस्य उठ के बिल को बोलता है, बिल, डोंट यू रियलाइज यू कैन नेवर बिकम अ प्रोफेशनल। आगे जाके हम प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉइज, कमिटीज, चार्टर्स, ये अगले ट्रेडिशंस में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूं। 1945 में हैजल्डन रिहैबिलिटेशन सेंटर का आपने नाम सुना होगा, दुनिया में काफी मशहूर है, काफी रिसर्च एडिक्शंस में उन्होंने किया है। उन्होंने बिल डब्ल्यू को उनके पैनल पे ट्रस्टी करके इनवाइट किया था, लेकिन बिल डब्ल्यू ने वो डिक्लाइन कर दिया। किसी भी प्रोफेशनल आउटफिट के साथ, किसी भी प्रोफेशनल सेटअप के साथ बिल डब्ल्यू ने जोड़ लेना ये उसने सही नहीं समझा, क्योंकि
को फाउंडर्स की एसोसिएशन ये सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में होनी चाहिए। हम में से भी कई लोगों को, आई रिमेम्बर जब भी मैं 2-3 साल सोबर था, नया नया बोल बच्चन लड़का, तभी रिहैब सेंटर से मुझे काउंसलर, सेंटर मैनेजर्स की ऑफर्स आती थी। फिर थोड़ा सा जरा और थोड़ा सा पॉपुलर हो गया तो लोग मुझे पार्टनरशिप ऑफर करने लगे, तू आज या दोनों मिलके सेंटर करते हैं, ऐसा करते वैसा करते। बट आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे लिमिटेड लोगों के साथ में काम करना होगा तो मैं प्रोफेशनल बन के काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे अगर पूरे विश्व के साथ काम करना होगा तो ये नॉन प्रोफेशनली ही हो सकता है। सो ये एक हिस्ट्री का हमारे BW ने खुद के लिए किया हुआ सैक्रिफाइस, वो आगे जाके दुनिया भर का जो सर्विस स्ट्रक्चर बना, उसका ये पहली ईंट ये इस ट्रेडिशन के सैक्रिफाइस से शुरुआत होती है। तो इसके बाद में हम लोग ट्रेडिशंस चेकलिस्ट में जाएंगे, जो मैं लकी को विनती करता हूं लेने के लिए, बट आफ्टर श्रीनिवास ट्रांसलेशन आएगा। हमको गाइड कौन करेगा उसकी हमको क्लैरिटी आई है। ओके, फिर ये गाइड करने के बाद में हमारे जो भी सर्विस लीडर्स होते हैं, जिनको हम ट्रस्टेड सर्वेंट बोलते हैं, दोस्त जिनको हम सिलेक्ट करके बोलते हैं, तो ग्रुप का सेक्रेटरी बोल के सर्विस पे, कोई IGR, कोई ट्रेजरर, कोई डेलीगेट, कोई ट्रस्टी, इनको हम ट्रस्ट करते हैं कि हम जो ग्रुप नहीं कर सकता है वो ग्रुप के बिहाफ पे ये लोग करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक ट्रेडिशन चेकलिस्ट है, और वो चेकलिस्ट यहाँ आपको इसके नीचे दिखेगी, सेकेंड स्लाइड पे। करेक्ट? सो क्या मैं ये ट्रेडिशंस के हिसाब से चलता हूँ एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि कलेक्टिव लोग भी तो इंडिविजुअल लोग हैं जो बाद में कलेक्टिव होते हैं, तो उसके लिए ये चेकलिस्ट है। पहला सवाल चेकलिस्ट का ऐसा है, क्या मैं अपने जो ट्रस्टेड सब हमारे जो ग्रुप के ऑफिसर्स हैं या ग्रुप के जो ट्रस्टेड सर्वेंट्स हैं, उनको मैं ट्रस्ट करता हूं क्या, या उनको क्रिटिसाइज करता हूं? अरे श्रीनिवास को ट्रस्टी बना दिया, ये क्या करता है, ये कहां जाता है, ये ट्रस्टी जैसा काम ही नहीं करता है। दिस इज क्रिटिसिज्म। ओके, तो मैंने अपने आप से ये पूछना है कि मैं किसी भी एक ही सर्विस कमेटी, भले वो छोटा सा ये फंक्शन का भी कमेटी बना होगा, कैटरिंग कमेटी, बराबर कुछ आगे पीछे हो जाएगा, तो मैं उनको ट्रस्ट करने की बजाय उनको क्रिटिसाइज करूंगा। अरे किधर रख दिया, कैसा रख दिया, ये मैं खुद से पूछूंगा कभी, तो पता चलता है कि अगर मैं क्रिटिसाइजिंग मोड में हूं तो मैं ये ट्रेडिशन का फॉलो अप नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट अबाइडिंग विद दिस प्रिंसिपल। सिमिलरली न्यू कमर्स, अब हम सबको मालूम है कि डिनायल और वापस पीना ये हमारी डिजीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी बीमारी का। लेकिन अरे ये क्या तू बार बार पीता है, समझ में नहीं आता है क्या तेरे को? दिस इज क्रिटिसिज्म ना न्यू कमर का। अरे तू सीरियस ही नहीं है रे बाबा, करेक्ट? तेरा कितना हेल्प करने का तू सुनता ही नहीं है। दिस इज क्रिटिसिज्म। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं ये ट्रेडिशन का फॉलो नहीं करता हूं, मैं अपने इंटेलेक्ट से चलता हूं। श्रीनिवास, इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं जब भी मेरे ग्रुप में नया आया तो एक मतलब ग्रुप में आया तो 6 महीने 8 महीने के बाद में मेरे को सेक्रेटरी का पोजीशन पे ग्रुप ने सेक्रेटरी का पोजीशन दिया। अब नेचुरली है कि हम टाइम लगता है हमको कन्वर्ट होने में, तो मीटिंग चलाते वक्त कुछ गलतियां मेरे से ऐसी हुई कि मैंने अपने फेवरेट स्पीकर्स को ज्यादा शेयरिंग देना चालू किया। इमोशनल है ना हम लोग, तो ऐसे में हमारे ग्रुप में 2 ओल्ड टाइमर थे। तो पहला मीटिंग के बाद एक ओल्ड टाइमर भड़क गया, मतलब मीटिंग खत्म होते प्रेयर हुआ, उसने आके मेरे को फायरिंग चालू कर दिया। लकी तेरे को समझता नहीं क्या मीटिंग चलाने का, कैसा चलाने का। तो भाई साला नर्वस हो गया। मैं बोला मेरे को किसी ने मीटिंग चलाने का ट्रेनिंग तो दिया नहीं। मैंने देखा कि ये लोग ऐसा ऐसा करके डिजीज पे बुलाता है, एक्सपीरियंस पे बुलाता है, लास्ट में किसी ओल्ड टाइमर को बुलाता है और फिनिश। मैं वैसा किया और ये साला चढ़ गया। उसके बाद में इसका होने के बाद एक दूसरा ओल्ड टाइमर आया और उसने मेरे कंधे पे हाथ डाल के बोला, लकी तू इसका मत सुन, देख सेक्रेटरी के टाइम के ऊपर ना एक बुक रहता है ऐसा,
वो बुक के अंदर अपन नोट डाउन करके लिखता है ना, तो जब भी तू टेबल पे बैठेगा ना, लास्ट पेजेस 2-3 मीटिंग का देख लेने का, किसको किसको शेयरिंग मिला है, किसको किसको नहीं मिला है, और जिसको नहीं मिला है उसको बुलाने का, नहीं होता है तो मीटिंग हॉल ओपन रखने का। अब अगर उसने मेरे को ये छोटा सा टिप नहीं दिया होता, मेरे को तभी ट्रेडिशन क्या पता थे, कुछ मालूम नहीं था। तो इसमें हमारे को आज जब मैं ये पढ़ता हूँ ना, तो समझ में आता है एक बंदे ने ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन दूसरे बंदे ने ट्रस्ट किया, सीख जाएगा रे, सीख जाएगा। पहली मीटिंग चला रहा है, ट्रस्ट रखूंगा, आगे जाते जाते सीख जाएगा। और उसने मेरे को तरीका बताया। तो जब भी हम अपने ग्रुप्स में किसी को भी ट्रस्ट डालते हैं, कोई भी सेवाओं का, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर, ऐसा कर, ऐसा कर। अगर हम अपने ईगो में जिएंगे तो उसकी छोटी सी गलती में ग्रुप को सामने बताने को चालू करेंगे, उससे क्या साबित होगा? कुछ नहीं, यही पता चलेगा कि मेरे को ज्यादा अक्कल है। एनीवे, गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड वन। अब अगर मैं सर्विस में हूँ तो क्या मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, ऐसा बिहेव करता हूँ? इवन विद दी सीक्रेट विद 12 स्टेप वर्क। इनफैक्ट मुझे याद है कि अगर किसी बड़े आदमी का 12 स्टेपिंग आ जाता था ना, प्रोफेशनल आदमी का, तो ऐसा जाके छोटा छोटा गॉसिप होता था, अरे मालूम है क्या वो जज है, साला बेवड़ा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रस्टेड सर्वेंट्स, हम बोलते हैं एनोनिमिटी का प्रिंसिपल है, तो उसको क्या मैं समझता हूं कि मेरे को अगर 12 स्टेपिंग के लिए इंटरेस्ट किया गया है, तो जो भी बातचीत है वहां की, या दूसरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी गई हैं जिसमें मैं ग्रुप के अंदर अपनी कमेटी के साथ डिस्कशन करता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कमेटी के लेवल पे ही डिस्कस होती हैं, तो मैं क्या उसको गॉसिप के रूप में, उसको किसी चीज के रूप में बाहर बोलता हूं, तो मेरे को बंद करना चाहिए। आई एम नॉट अडहेरिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो मेरे पे अगर ट्रस्ट किया हुआ है तो आई शुड मेंटेन द डेकोरम, मेंटेन द सीक्रेसी, मेंटेन द डिस्कशंस। जय श्री राम। थर्ड पॉइंट इज, हम एक के अंदर जब भी ग्रुप कॉन्शियस लेते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं कहीं से सजेशंस आते हैं, आइडियाज आते हैं, उसको हम लोग पूरा डिस्कस करके अप्रूव करते हैं। अब बहुत सारे टाइम ऐसा हो सकता है कि मेरा आइडियाज ग्रुप ने अप्रूव कर लिया, ओके, तो मेरा ईगो बोलता है कि बाद में जब प्रोग्राम होएगा तो मैं जाके बोलता हूँ ये मेरा आइडिया था, मेरा आइडिया था। अगर मैं वैसा करता हूँ तो मुझे अपने आप को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थोड़े से टाइम होने के बाद में, 4, 5, 7 साल का सोब्रिटी होने के बाद में, वही ग्रुप में जब भी डिस्कशन होता है और मैंने कुछ आइडिया दिया कि इसको ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन जैसा जैसा आइडिया डेवलप हुआ तभी ये रियलाइज हुआ कि मेरे से अच्छा दूसरा किसी का आइडिया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा ओल्ड टाइमर हो गया हूँ और किसी दूसरे का आइडिया आके एक्सेप्ट होता है, तो ऐसे में क्या मैं उसको ग्रुप का कॉन्शियस, जो अभी भूषण ने इतना डीप में बताया, क्या मैं अपना बाजू में छोड़ के उसको आइडिया को, नहीं तो जस्टिफाई करते रहते हैं ना, उसको बाजू में छोड़ के ग्रुप कॉन्शियस के साथ जाता हूँ क्या? जय श्रीनिवास टू इन शॉर्ट। कई बार ऐसा होता है कि मैं ए में आने के बाद में शायद ग्रुप के काम करूं या नहीं करूं, लेकिन कुछ समय के बाद में जो ग्रुप को लगने वाले छोटे छोटे काम हैं, क्या अभी भी मेरी उसको करने की तैयारी है क्या? जैसे मेरा एक दोस्त है, बहुत साल सोबर है, लेकिन अभी भी मेरे होम ग्रुप की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सो आई बिलीव दैट ही इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल। लेकिन मेरे मामले में क्या होता है, क्या हम कुछ काम ऐसे है ना जो समझते हैं कि 1-2 साल वाले ने करना चाहिए, चाय बांटने का काम है, बेंच वेंच साफ करने का काम है, छोटा छोटा काम है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन क्या अगर जरूरत पड़े तो मैं वो सारे काम 10 साल के बाद भी करने को तैयार हूँ क्या? ये मैं खुद से पूछता हूँ। डू आई कंप्लेन? हाँ, ये सब ब्लीडिंग डेकॉन के क्वेश्चंस लग रहे हैं मेरे को। कई बार अपने ग्रुप के अंदर बिजनेस मीटिंग में मैं जा नहीं पाता हूँ, लेकिन कुछ डिसीजंस हो जाते हैं, उसके ऊपर काम हो जाता है, मेरे को बाद में मालूम पड़ता है। और बाद में मालूम पड़ने के बाद में
नेचुरल है मेरे जैसा इगोइस्टिक एप्रिसिएशन सीकिंग पर्सनालिटी, थोड़ा बहुत तो दुखी होगा ही। अब क्या मैं पहली बार दुखी होता हूँ, वो दुखी पेन हो गया तो कैसे निकलता है, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। मैं एक तो कभी था नहीं और दूसरा मैं अभी उस डिसीजन को क्रिटिसाइज करता हूँ। सो इसी एक्सपीरियंस में मैं एक लास्ट जो ग्रुप डिसीजन पे अगर हम देखेंगे तो एक कौन चलाता है, हम लोग ही चलाते हैं। ओल्ड टाइमर्स तो धीरे धीरे अपने काम में बूढ़े हो जाते हैं, आते नहीं है। न्यू कमर्स अभी प्रोग्राम लेने को हैं, तो जो 4-5 साल वाले हैं मोस्टली वही एक ही सर्विसेज में आते हैं 4 साल से लेके 10-12 साल तक। तो मेरे को एक ग्रुप का एक्सपीरियंस याद आया। मैं भी 2-3 साल सोबर था और हम लोगों ने ग्रुप का नाइट विजिल प्लान किया। वो नाइट विजिल का मीटिंग्स में कुछ एक ओल्ड टाइमर था, वो कहीं बाहर गया हुआ था, इसके लिए वो मीटिंग में था नहीं। और हमने अपने हिसाब से कमेटी बनाया, कैटरिंग कमेटी, स्पीकर कमेटी, और उस स्पीकर कमेटी ने कुछ स्पीकर सिलेक्ट किया, प्रोग्राम फाइनल कर दिया हम लोग, डेट वेट फाइनल करके। अब ये बंदा जब गांव से आया ना, तो इसने बिजनेस मीटिंग बुलाई। ओल्ड टाइमर है, बुला लिया, सब लोग पहुंच गए बिजनेस मीटिंग। तो उसने चालू किया, अरे ये क्या स्पीकर है, इसको तो बोलने को नहीं आता है। मतलब लिटरली इतना हंगामा खड़ा कर दिया था। मेरा खुद का अनुभव है कि हमको साला ऐसा डर लगने लगा कि हमने क्या गलती कर लिया यार। बट ऐसे टाइम पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद वो हम जितने भी 8-10 लोग थे ना, सब 3 साल से लेके 7 साल वाले ही थे, कोई ज्यादा उम्र का था नहीं। लेकिन हम लोग उस पर टिके रहे। ये बंदे ने बताया तुम्हारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा, ग्रुप का इतना बड़ा हिस्ट्री है हमारा, तुम लोग सारा एम्ब्रेसिंग काम कर देगा, अपने ग्रुप की इज्जत जाएगी, तुम ऐसा प्रोग्राम किया वगैरह। बट समहाउ वो पूरा प्रोग्राम अच्छा से हो गया। इट वॉज वेल अप्रिशिएटेड। हमने क्या किया था, जस्ट टू इलाबोरेट इट, हम हमारे ग्रुप में ना एक ट्रेडिशनल टाइप का थॉट पैटर्न चलता था। ओके, एक्सपीरियंस डिजीज फिनिश्ड, एक्सपीरियंस डिजीज फिनिश्ड। तो वो टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल इलाबोरेशन, वो साइड के टॉपिक्स डाल दिए जाए। अब वो कभी हुए नहीं थे, so that is why our night vigil was very successful और हमारे को भी कुछ नया सुनने को मिला। बट शायद हमने वो सेट पाथ को, उसकी मक्तेदारी को, या जो भी बोले उसको हिलाया था। सो इस एक्सपीरियंस से मेरे को क्या पता चला कि मैं जब भी बूढ़ा हो जाएगा ना 20-25 साल का, तभी मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।